हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का 70 गो VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपकी फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग को ना 100% की गारंटी दे रहे हैं, आपके बोर्ड परीक्षा में जितना प्रश्न आएंगे ना केमिस्ट्री का सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, सटकी डोज क्या है। सटकी डोज क्या है? इस डोज में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, इसी डोज को सटकी डोज कहा जाता है। इस डोज में ना अव्ययी कण होते हैं ना, अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, इसी डोज को सटकी डोज कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फ्रैंकल डोज क्या है। फ्रैंकल डोज क्या है? इस डोज में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चल जाते हैं, इसे फ्रैंकल डोज कहा जाता है। फ्रैंकल डोज होता है ना, इसमें जो अव्ययी कण होता है ना, अपने जालक बिंदु को छोड़कर खाली स्थान में चल जाते हैं, इसे फ्रैंकल डोज कहा जाता है। जैसे आप लोग नीचे देखिएगा ना, यहाँ पर जो अव्ययी कण है ना खाली स्थान में चले गए, तो इसको फ्रैंकल डोज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, कॉपर के दो अयस्क लिखे। कॉपर के दो अयस्क लिखे। तो पहला आप लोग लिखिएगा कॉपर पाइराइट्स, जिसका सूत्र होता है CuFeS2। दूसरा आप लोग लिखिएगा ना क्यूपराइट। दूसरा क्या लिखिएगा? क्यूपराइट, जिसका सूत्र होता है Cu2O। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कॉपर का दो अयस्क लिखे, तो आप लोग दोनों अयस्क को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमीनो अम्ल क्या है। अमीनो अम्ल क्या है? वे अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होता है, अमीनो अम्ल कहलाता है। वे अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होते हैं, उसे अमीनो अम्ल कहा जाता है। अमीनो अम्ल का मतलब हुआ इसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह उपस्थित हो तो उसे अमीनो अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है, इसी को फैराडे का प्रथम नियम कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है ना, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रिस्टलीय ठोस या रबरदार ठोस क्या है। क्रिस्टलीय ठोस या रबरदार ठोस क्या है? वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जैसे आप लोग देखिएगा NaCl हो गया, KCl हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा हो गया, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसमें ऑल मेटल हो जाएगा। जैसे में आप लोग देख सकते हैं NaCl, KCl, सोना, चांदी, हीरा ETC सब क्या है? क्रिस्टलीय ठोस या रबरदार ठोस। अगला क्वेश्चन है ना, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अक्रिस्टलीय ठोस या बेरबरदार ठोस क्या है। अक्रिस्टलीय ठोस या बेरबरदार ठोस क्या है? वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में आप लोग देखिएगा कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया। आप लोग ना चारों एग्जाम्पल को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा रहता है, पूछ देगा कि अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। तो आप लोग 4 को याद रखिएगा, कांच, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, यहीं से आप लोग का क्वेश्चन बनता है। तो अगर पूछ दे अक्रिस्टलीय ठोस कौन है तो कांच हो जाएगा। अगर ऑप्शन में रबर होगा तो रबर पर आप लोग टिक मारिएगा, प्लास्टिक होगा तो प्लास्टिक पर आप लोग टिक मारिएगा, ग्लास होगा तो ग्लास पर आप लोग सही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
बिंदु दोष क्या है? बिंदु दोष क्या है? क्रिस्टल जालक अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चल जाते हैं तो इसे उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। क्रिस्टल जालक होते हैं ना, अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चल जाते हैं तो इसे जो दोष उत्पन्न होता है ना, इसी को बिंदु दोष कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्रिस्टल जालक होते हैं, अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चल जाते हैं तो इसे उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, समन्वय संख्या क्या है? समन्वय संख्या क्या है? किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाला सबसे निकटस्थ कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। देखिए, किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाला सबसे निकट जो कण की संख्या होता है ना, उसी को समन्वय संख्या कहा जाता है। तो आप लोग सरल भाषा में याद रखिएगा, किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाला सबसे निकट कण की संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इसी को फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है ना, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या समझते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या समझते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल वे अम्ल हैं जो शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाते हैं, उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल वे अम्ल होते हैं जो शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाते हैं, उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एनिलीन HCl में घुलनशील होता है क्यों? एनिलीन होता है ना, वह HCl में घुलनशील होता है क्यों? तो देखिए, एनिलीन क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट यानी लवण का निर्माण करता है। एनिलीन क्या होता है? क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट यानी लवण का निर्माण करता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एनिलीन होता है ना, क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है ना, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोहा के 2 अयस्क लिखे। लोहा के 2 अयस्क लिखे। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा लोहा का निम्नलिखित अयस्क है। पहला आप लोग लिखिएगा हेमेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3। दूसरा आप लोग लिखिएगा मैग्नेटाइट। दूसरा क्या लिखिएगा? मैग्नेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe3O4। Fe3O4। अगला क्वेश्चन है ना, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता क्या है? तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और क्षेत्रफल के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और क्षेत्रफल के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना, उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 16 नंबर क्वेश्चन है, RNA एवं DNA में अंतर लिखे। RNA एवं DNA में अंतर लिखे। तो जब भी आप लोग को अंतर लिखना होगा ना, एकदम आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, एक बगल RNA दूसरा बगल DNA। RNA में पहला अंतर लिखिएगा, यह एक कुंडलित होता है। RNA क्या होता है? एक कुंडलित होता है। DNA क्या होता है? तो DNA द्विकुंडलित होता है। DNA क्या होता है? तो द्विकुंडलित होता है। RNA कहाँ पाया जाता है? तो RNA कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है। RNA कहाँ पाया जाता है? कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है। और DNA कहाँ पाया जाता है? तो DNA औरुस सूत्र में पाया जाता है। DNA कहाँ पाया जाता है? तो औरुस सूत्र में पाया जाता है। तीसरा आप लोग लिखिएगा ना, RNA न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। RNA किससे बने होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। और DNA किससे बने होते हैं? यह भी न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आपके 2 नंबर के लिए एकदम VVI क्वेश्चन है। हमेशा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है ना, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
ड्रॉ रागी तथा ड्रॉ विरागी में अंतर लिखिए। ड्रॉ रागी तथा ड्रॉ विरागी में अंतर लिखिए। तो आप लोग सबसे पहले एक बगल ड्रॉ रागी लिखिएगा, दूसरा बगल ड्रॉ विरागी। देखिए ड्रॉ रागी को इंग्लिश में लायोफिलिक बोला जाता है और ड्रॉ विरागी को इंग्लिश में लायोफोबिक बोला जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे लायोफिलिक और लायोफोबिक में अंतर लिखे तो आप लोग समझ जाइएगा लायोफिलिक को ड्रॉ रागी कहते हैं और लायोफोबिक को ड्रॉ विरागी कहा जाता है। इसमें आप लोग पहला अंतर लिखिएगा ना, इसमें बड़े बड़े अणु कण के रूप में होते हैं। ड्रॉ रागी में क्या होते हैं, बड़े बड़े जो अणु होते हैं ना वह कण के रूप में होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे अणु कण के रूप में होते हैं। ड्रॉ विरागी में क्या होता है, छोटे छोटे अणु होते हैं ना वह कण के रूप में होते हैं। दूसरा अंतर आप लोग लिखिएगा ना, यह अधिक अस्थायी होता है। ड्रॉ रागी क्या होता है, अधिक अस्थायी होता है और ड्रॉ विरागी क्या होता है, कम अस्थायी होता है। ड्रॉ विरागी क्या होता है, तो कम अस्थायी होता है। इसमें आप लोग लिखिएगा नो, आवेश की मात्रा शून्य यानी जीरो होती है। देखिए ड्रॉ रागी में नो आवेश की मात्रा जो होती है शून्य यानी जीरो होती है। इसमें आप लोग लिखिएगा आवेश की मात्रा प्लस या माइनस होती है। ड्रॉ विरागी में क्या होता है, आवेश की मात्रा प्लस या माइनस होता है। अगला क्वेश्चन है ना 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव होता है। अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव होता है, तो आप लोग लिखिएगा ताप जितना ही अधिक रहता है अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है। हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। देखिए ताप जितना अधिक रहेगा ना अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना तेजी से होगा और हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का जो वेग होता है ना वह दुगुना हो जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ताप जितना ही अधिक रहता है अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना तेजी से होगा और हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर ना अभिक्रिया का जो वेग होता है वह दुगुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है ना, मोलारता से आप क्या समझते हैं। मोलारता से आप क्या समझते हैं। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलारता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलारता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। देखिए आप लोग ना एसआई मात्रक को याद रखिएगा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। और मोलारता का परिभाषा क्या होता है, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलारता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोलालता से आप क्या समझते हैं। मोलालता से आप क्या समझते हैं, दोनों परिभाषा को आप लोग एकदम बढ़िया से याद रखिएगा। देखिए 1 किलोग्राम बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलालता कहते हैं। 1 किलोग्राम बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलालता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है मोल प्रति केजी। देखिए मोलालता का जो एसआई मात्रक होता है ना मोल प्रति केजी। आप लोग दोनों परिभाषा को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में अंतर भी पूछ देता है तो आप लोग दोनों परिभाषा को लिखिएगा और दोनों का एसआई मात्रक लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ना 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना मोल प्रभाज से क्या समझते हैं। मोल प्रभाज से क्या समझते हैं, किसी बिलियन में एक अवयवों के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। किसी बिलियन में एक अवयवों के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। इसको आप लोग एकदम बढ़िया से याद रखिएगा, किसी बिलियन में एक अवयवों के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उप सह संयोजक संख्या क्या है। उप सह संयोजक संख्या क्या है, किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या को उप सह संयोजक संख्या कहते हैं। किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या को उप सह संयोजक संख्या कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की जो संख्या होती है ना उसी को उप सह संयोजक संख्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है और उस संख्यक गुण धर्म क्या है।
और उस संख्यक गुणधर्म क्या है। किसी विलयन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्राकृतिक पर नहीं, उसे अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। किसी विलयन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्राकृतिक पर निर्भर नहीं रहता है, उसे अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। देखिए आप लोग जितना हम परिभाषा लिखवाए ना सब आसान लैंग्वेज में लिखवाए हैं, बस आप लोग पीडीएफ को 1 से 2 बार पढ़िएगा ना तो आपके दिमाग में पूरा छप जाएगा। जैसे कि इसको आप लोग याद रखिएगा, किसी विलयन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्राकृतिक पर निर्भर नहीं रहता है, उसे अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, पराशर से क्या समझते हैं। पराशर से क्या समझते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा टनु विलयन का विलायक किसी अर्धपारगम्य झिल्ली को स्वतः पार कर सांद्र विलयन में प्रसारित होता है, उसे पराशर कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा टनु विलयन का विलायक होता है ना, किसी अर्धपारगम्य झिल्ली को स्वतः पार कर सांद्र विलयन में प्रसारित होता है, उसे पराशर कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा टनु विलयन का विलायक किसी अर्धपारगम्य झिल्ली को स्वतः पार कर सांद्र विलयन में प्रसारित होता है, उसे पराशर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, पराशर दाब किसे कहते हैं। पराशर दाब किसे कहते हैं। पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित आवश्यक दाब को पराशर दाब कहा जाता है। पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना दाब को आरोपित किया जाता है ना, उसी को पराशर दाब कहा जाता है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पराशर दाब किसे कहते हैं, तो पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित आवश्यक दाब को पराशर दाब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हैलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हैं। हैलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हैं। तो देखिए हैलोजन परिवार के सदस्य हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है ना 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम लिखें। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम लिखें। तो आप लोग पहले लिखिएगा, हीमोग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित रहता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु उपस्थित रहता है, तो लोहा धातु उपस्थित रहता है। तो आप लोग पहले लिखिएगा, हीमोग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित रहता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व से बने होते हैं। जो लोहा धातु होता है वह किससे बना होता है, तो यह कार्बन, हाइड्रोजन, देखिए ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ब्राउनी गति क्या है। ब्राउनी गति क्या है। जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करती है, इसे ही ब्राउनी गति कहा जाता है। देखिए जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है ना, तो कोलाइडी कण होते हैं ना टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा रास्ते में गमन करते हैं, तो इसे ब्राउनी गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, यहाँ से आप लोग देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, आदर्श विलयन क्या है। आदर्श विलयन क्या है। वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण के स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण के स्थिति में न रॉल्ट के नियम का पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। बस आप लोग इतना याद रखिएगा, जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। अभी आप लोग को हम आगे बताएंगे रॉल्ट का नियम क्या होता है। अगला क्वेश्चन है ना 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अनआदर्श विलयन क्या है। अनआदर्श विलयन क्या है। वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण की स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनआदर्श विलयन कहा जाता है। वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण की स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनआदर्श विलयन कहा जाता है। इसको भी आप लोग एकदम बढ़िया से याद रखिएगा। वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण की स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनआदर्श विलयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 31 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, हिमांक का अवनमन से क्या समझते हैं। हिमांक का अवनमन से क्या समझते हैं। तो आप लोग लिखिएगा, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब
ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हिमांक का अवनमन कहा जाता है। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हिमांक का अवनमन कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, सबसे सरल परिभाषा है, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हिमांक का अवनमन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो विटामिन का नाम लिखें और उसके कमी से होने वाला रोग। दो विटामिन का नाम लिखें और उसके कमी से होने वाला रोग। तो सबसे पहला विटामिन लिखिएगा विटामिन ए, और इसके कमी से कौन सा रोग होता है तो रटौंधी। दूसरा आप लोग लिखिएगा विटामिन बी, विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है तो बेरी। विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है रटौंधी, और विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है तो बेरी। अगला क्वेश्चन है ना 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, HI HF से शक्तिशाली अम्ल है क्यों। HI है ना, यह HF से शक्तिशाली अम्ल है क्यों। तो देखिए HI का अम्लीय शक्ति HF से अधिक होता है। HI का जो अम्लीय शक्ति होता है ना वह HF से अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि HI का बंधन लंबाई HF के बंधन लंबाई से अधिक होता है। देखिए HI का जो बंधन लंबाई होता है ना वह HF के बंधन लंबाई से अधिक होता है, इसीलिए HI HF से शक्तिशाली अम्ल होता है। आप लोग याद रखिएगा HI का अम्लीय शक्ति HF से अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि HI का जो बंधन लंबाई होता है वह HF के बंधन लंबाई से अधिक होता है, इसीलिए HI HF से शक्तिशाली अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है ना 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वाष्प दाब का अवनमन से क्या समझते हैं। वाष्प दाब का अवनमन से क्या समझते हैं, जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब घट जाता है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है ना तो वाष्प दाब क्या होता है घट जाता है, तो जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वांटनांक के उन्नयन से क्या समझते हैं। क्वांटनांक के उन्नयन से क्या समझते हैं, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वांटनांक का उन्नयन कहते हैं। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वांटनांक का उन्नयन कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वांटनांक का उन्नयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फॉर्मेलिन का उपयोग लिखे। फॉर्मेलिन का उपयोग लिखे, तो फॉर्मेलिन का उपयोग निम्नलिखित है। इसका उपयोग निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा, इसका उपयोग रंग या प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। फॉर्मेलिन का उपयोग रंग या प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा ना, इसका उपयोग मृत जीव तथा पौधे के परिरक्षण में किया जाता है। इसका उपयोग मृत जीव तथा पौधे के परिरक्षण में किया जाता है। उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है, थ्रेश होल्ड ऊर्जा क्या है। थ्रेश होल्ड ऊर्जा क्या है, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती है थ्रेश होल्ड ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती है उसे थ्रेश होल्ड ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संचायक बैटरी से क्या समझते हैं। संचायक बैटरी से क्या समझते हैं, तो देखिए वैसा बैटरी जिसे लंबे समय तक बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, जिन्हें पुनः चार्ज करके प्रयोग में लाया जाता है, संचायक बैटरी कहलाता है। वैसा बैटरी जिसको हम लोग लंबे समय तक बार बार प्रयोग में ला सकते हैं और एक बार डिस्चार्ज होगा ना तो फिर उसको हम लोग चार्ज करके प्रयोग में ला सकते हैं, इसी को संचायक बैटरी कहा जाता है। संचायक बैटरी का मतलब हुआ कि अगर एक बार चार्ज होगा तो उसको फिर हम लोग एक बार डिस्चार्ज हुआ तो फिर उसको हम लोग चार्ज करके प्रयोग में ला सकते हैं, इसी को संचायक बैटरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से आप लोग का नंबरिंग गलती हो गया तो यहाँ से आप लोग सुधार लीजिएगा। अभी आप लोग का आदर्श विलयन बताए, वैसा विलयन जो टाप एवं सांडर की स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। उसके बाद आप लोग देखिएगा अनादर्श विलयन क्या है, तो वैसा विलयन जो टाप एवं सांडर की स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, मोल प्रभास क्या है। किसी विलयन में एक अवयवों के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभास कहा जाता है।
उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा ना, तो यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, वाष्प दाब का अवनमन से क्या समझते हैं? वाष्प दाब का अवनमन से क्या समझते हैं? जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब घट जाता है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब क्या होता है? घट जाता है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, हिमांक का अवनमन से क्या समझते हैं? हिमांक का अवनमन से क्या समझते हैं? जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हिमांक का अवनमन कहा जाता है। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हिमांक का अवनमन कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हैलोजन परिवार के सदस्य होते हैं। हैलोजन परिवार के सदस्य फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन परिवार के सदस्य होते हैं। उसके बाद आप लोग देखिएगा ना, पराशर दाब किसे कहते हैं? पराशर दाब किसे कहते हैं? तो पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित आवश्यक दाब को पराशर दाब कहा जाता है। यहाँ से आप लोग का इसके बाद क्वेश्चन स्टार्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा ना, हेनरी का नियम से क्या समझते हैं? हेनरी का नियम से क्या समझते हैं? नियत ताप पर किसी द्रव में विलय गैस का मूल प्रभाज आंशिक दाब के समानुपाती होता है, इसी को हेनरी का नियम कहा जाता है। नियत ताप पर किसी द्रव में विलय गैस का मूल प्रभाज आंशिक दाब के समानुपाती होता है, इसी को हेनरी का नियम कहा जाता है। जैसे में देखिएगा, P समानुपाती X सॉलिड, P समानुपाती X सॉलिड, P बराबर KH है, X सॉलिड है। तो यहाँ आप लोग याद रखिएगा KH क्या है? एक कांस्टेंट है। जब भी हम लोग समानुपात को बराबर में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट का जरूरत होता है। तो KH क्या है? एक कांस्टेंट है, जिसे हेनरी कांस्टेंट कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नियत ताप पर किसी द्रव में विलय गैस का मूल प्रभाज आंशिक दाब के समानुपाती होता है, इसी को हेनरी का नियम कहा जाता है। अभी आप लोग का 60 वो क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को रिपीट देखिएगा ताकि आप लोग को लिखने की जरूरत ना पड़े, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देख सके। और आप लोग व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आप लोग का पूरा PDF मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, या वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या क्वेश्चन कोई भी पूछना हो तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।